कहानियाँ अलग हैं। सनी देओल का जो कैरेक्टर है, जो 1997 की फिल्म में वो हीरो थे, he was the biggest attraction. Again, he is the biggest attraction, and he's looking his age, but he's really he wears his age very gracefully. And I thought कि इसमें इतना ज्यादा चिल्लाए नहीं है जितना वो 97 वो वाली चिल्लाने फिल्म के लिए में। ज्यादा जाने हाँ, जाते हैं। वो जो उनकी जो नसें थी, उनके जो गले की हमेशा तनी रहती थी। Border is a very good film on the brotherhood inside the Indian army को जिस तरीके से दिखाया है। मुझे थोड़ा सा पता नहीं कि मुझे मूवी में कुछ नयापन नहीं लगा मेरे साथ। मुझे बस मूवी से ये प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे मूवी में सारे एलिमेंट्स वही थे। 71 वॉर जो है वो ज्यादा ओवर यूज्ड हो गया बॉलीवुड में, बहुत ज्यादा मूवीज बनने लगी। इंडिया का इतना बड़ा एक प्राउड मोमेंट है 71, तो इस वजह से शायद बाकी वॉर्स जो है 64 चाइना में, वो सारे में ना थोड़ा सा ग्रे एरिया रहता है, बट 71 वाज अ वेरी बिग। भी आपको लगेगा कि हाँ, और उस हकीकत में आपको याद है कौन थे हीरोज? धर्मेंद्र थे हमारे, सनी देओल के पिताजी। और इस फिल्म में जो सनी देओल का जो इंट्रोडक्शन है, इट कम्स एज धर्मेंद्र's सन। फिर से उसी गाने को क्रिएट कर रहे हो तो या तो आप मान लो कि आप नया कुछ अच्छा बना नहीं सकते, इस चीज को आप एक्सेप्ट कर लो कि आपकी जो जनरेशन है, आज की जो जनरेशन है, वो कुछ नया अच्छा क्रिएट नहीं कर सकती। तो वॉर की बात तो हो गई, अब थोड़ा अहिंसा की बात कर लेते हैं क्योंकि हम लोग पीस लविंग नेशन है। तो अब गांधी के क्रिटिसिज्म भी काफी होती है, तो मूवी में भी गांधी का डिपिक्शन काफी बदल गया है। हाउ डू यू सी दैट? क्योंकि एक रिचर्ड एटनबरो की गांधी में जब उन्होंने बेन किंग्सले को लिया तो बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी कि आपने किसी बाहर वाले को क्यों लिया। इनफैक्ट गांधी का पर्सनली आई फेल्ट वन ऑफ माय फेवरेट डिपिक्शंस इज गांधी माय फादर। मेरी हिस्ट्री बहुत कमजोर है तो आप प्लीज फैक्ट चेक कर दीजिएगा। Even my history isn't great. In South Africa there is this idea कि गांधी was racist. Okay. And again, अगर बेन किंग्सली की मूवी आप देखो, उसमें that shade will never be shown. हाँ, बट शुभ्रा आप बताइए, ए.आर. रहमान को काम क्यों नहीं मिल रहा है? हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ पिक्चरबाजी, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां बातें होती है सिर्फ सिनेमा की। आज की कॉन्वर्सेशन और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि थिएटर्स में आ चुकी है इस साल की पहली मेजर रिलीज, मच अवेटेड सनी देओल स्टारर बॉर्डर 2। पिछली बॉर्डर की तरह यह फिल्म भी 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर पे बेस्ड है, लेकिन इंडिया एक पीस लविंग नेशन है। हम कभी युद्ध की शुरुआत नहीं करते क्योंकि हम फॉलो करते हैं महात्मा गांधी के अहिंसा के प्रिंसिपल्स को। और क्योंकि इस वीक बापू की डेथ एनिवर्सरी भी है तो हम बात करेंगे इंडियन सिनेमा में गांधी के डिपिक्शन पर भी। इस डिस्कशन में मेरे साथ है मेरी को होस्ट इंडियन एक्सप्रेस की सीनियर फिल्म क्रिटिक शुभ्रा गुप्ता। और क्योंकि आज हम वॉर और गांधी जैसे हेवी हिस्टोरिकल टॉपिक्स छेड़ रहे हैं और हम नहीं चाहते कि कमेंट सेक्शंस में ट्रोल हमारे ऊपर हुक्का पानी लेके चढ़ जाए, इसलिए फैक्चुअल सेफ्टी के लिए हमारे साथ है इंडियन एक्सप्रेस की रिसर्च एंड हिस्ट्री सेक्शन हेड अद्रिजा रॉय चौधरी। वेलकम अद्रिजा। और अद्रिजा जो है वो काफ़ी बिजी रहती है आजकल, इनफैक्ट 2014 के बाद से, जब से पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हिस्ट्री पे इतनी बातें होने लगी है ना, कभी नेहरू के बारे में कुछ बयानबाजी, कभी औरंगजेब के बारे में, कभी गांधी के बारे में, कभी अम्बेडकर के बारे में, तो अद्रिजा को हमेशा वो फैक्ट चेकिंग के लिए रखा जाता है इंडियन एक्सप्रेस में। हाँ भाई देखो, इसको इस स्टेटमेंट को फैक्ट चेक करो कि ये क्या है क्या नहीं है। तो एवरी टाइम आई कॉल हर से कह रहे ये स्टेटमेंट इस नेता ने क्यों दे दिया, मेरा काम बढ़ गया। फिर ये बैठ करके वो फैक्ट चेक करेगी, फिर हिस्टोरियन से बात करेगी। और वैसे अद्रिजा एक और पॉडकास्ट भी रन करती हैं एंड नेम ऑफ दैट पॉडकास्ट इज पास्ट एंड क्यूरियस। काफ़ी अच्छा नाम है वैसे, है ना? और बताइए थोड़ा पहले अपने पॉडकास्ट के बारे में बताइए। हम पास्ट एंड क्यूरियस में तो हम सिर्फ इतिहास की ही बातें करते हैं। इट्स ऑल हिस्ट्री पॉडकास्ट। तो आप जब हिस्टोरियन से बातें करते हो और जब भी किसी भी नेताओं के स्टेटमेंट पे जब फैक्ट चेक करने के लिए बोलते हो तो उनका रिएक्शन क्या होता है वैसे? हिस्टोरियंस कई बार एकदम एग्जॉस्टेड से लगते हैं। मतलब मैंने एक बार आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ द हिस्टोरियन, बट इनसे मेरी जब बात हुई थी, जेएनयू के एक प्रोफेसर है, मैंने कुछ पूछा था अबाउट गांधी के बारे में ही इनफैक्ट बात हो रही थी। एंड देयर इज अ होल कॉन्स्पिरेसी थियोरी कि गांधी पे 4 गोलियां चली थी, 3 नहीं। हाँ यार। तो मैंने ये बात उनको पूछा था कि आप क्या मानते हो, एंड ये कैसे सवाल है?
ये क्यों मेरे से पूछ रहे हो तुम लोग ये सब पहले कभी हम लोग सोच भी सकते थे 2014 के पहले ऐसे सवाल पूछे जाएंगे. He just dissed it completely that this should not be a question that is now being raised by Politicians and all. by politicians, by the media Yeah. also for that हाँ, matter. तो मैंने भी देखा एक दो बार, कई बार ये भी होता है ना सवाल कि जब उनको गोली लगी थी तो उन्हें हेराम बोला था कि नहीं बोला हाँ, था, है ना? इस पे है बहुत. क्योंकि उनको तो गोली लग गई थी, उनके तो मुंह से आवाज ही नहीं निकल सकती, तो उन्होंने हेराम कैसे बोल दिया. ये भी फैक्ट चेकिंग एक बार कई बार. बट एनीवे, इनका जो पॉडकास्ट है आप जरूर देखें, फास्ट एंड क्यूरियस. हम लोग थोड़ा प्रमोट भी कर रहे हैं, और प्रमोशन एक और चीज़ की भी करनी है, क्योंकि एक्सप्रेस फिल्म क्लब है हमारा, और उसमें हर महीने शुभ्रा बताएंगे उसके बारे में ज़्यादा डिटेल. इस मंथ हमने शोले देखा, है ना, इंडियन हैबिटेट सेंटर में, स्टेन ऑडिटोरियम में शोले की स्क्रीनिंग थी, और बड़ा मज़ा आया देख करके, है ना. और पहले तो आप एक्सप्रेस फिल्म क्लब के बारे में थोड़े बताइए कि ये क्या है और क्यों ऑडियंस को वहाँ जाना चाहिए इनफैक्ट. तो ये इंडियन एक्सप्रेस फिल्म क्लब जो हम अब स्क्रीन क्लब फिल्म क्लब के नाम से हम इसको बुलाते हैं, ये हमारा अपना एक इनिशिएटिव है जो हमने इंडियन एक्सप्रेस में शुरू किया है, जो अच्छी फिल्में और अच्छे सिनेमा के ऊपर जो बातें होती हैं, जो हम यहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि हम फिल्म दिखाते हैं, पहले स्क्रीनिंग करते हैं, और उसके बाद हम आमंत्रित करते हैं जो लोग वहाँ हैं कि वो अपना वक्तव्य रखें, कि वो अपनी बातें करें कि उनको फिल्म कैसी लगी. और सिर्फ फिल्म ही नहीं, लेकिन उस फिल्म के साथ कैसी कैसी बातें जुड़ी हैं जो अंदर से आपके आती हैं, और एक तरह से ये भी है कि कनेक्शन क्या है अपनी लाइफ का और हमारा लाइफ के लेसन्स का, और जो बाहर थिएटर के बाहर जो चीज़ें हो रही हैं उससे क्या कनेक्शन है. क्योंकि फिल्में जो होती हैं वो दर्शाती हैं बाहर की चीज़ें, और बाहर की चीज़ें दर्शाती हैं जो फिल्मों में होता है. तो इट्स मेरे हिसाब से एक साइक्लिकल थिंग. तो दैट इज़ व्हाई वी डू दिस. और हम दिल्ली और बॉम्बे दोनों में करते हैं, और हर महीने आपके लिए एक नई फिल्म लेकर आते हैं जो हम सिलेक्ट करते हैं. और वो सिलेक्ट इसी बेसिस पर होती हैं कि ये फिल्म जो है इट लीड्स टू कॉन्वर्सेशंस, एंड दैट इज व्हाई आपने खुद आपने पहला आपका अनुभव कैसा रहा? मुझे मजा आया जा करके. एक तो पहली बात, मुझे बिग स्क्रीन पे शोले देखने का मौका मिला, जो कि मेरा एक ड्रीम था, क्योंकि बचपन से हमने जब भी देखा है तो या तो केबल टीवी पे देखा है या फिर सैटेलाइट चैनल पे देखा है. अब तो ओटीटी पे भी अवेलेबल है. लेकिन आपसे ही बात हुई थी, आपने भी कहा कि देखा तो हम सब ने, लेकिन बड़े स्क्रीन का मजा कुछ और है, आओ. तो मैं आ गया, मजा आया देख करके. और मुझे एक और बड़ी अच्छी बात लगी, वहाँ पे जो ऑडियंस में एक फैमिली थी ना, जब आपका कॉन्वर्सेशन हुआ था, तो एक फैमिली थी, उसमें 3 जनरेशन के लोग थे. तो द ग्रैंडफादर हु वाज 92 ईयर्स ओल्ड, वो आए हुए थे, उनके बेटे आए हुए थे, वो करीब आई थिंक 50 के होंगे, और उनका बेटा आया हुआ था, वो भी आई थिंक 30s में होगा वो. तो पूरी फैमिली जो है 3 जनरेशन आई हुई थी शोले देखने के लिए. और कई लोग बता रहे थे कि सिर्फ शोले देखने के लिए ही नहीं आई थी, वो शोले के इतने बड़े फैंस हैं, वो पूरी फैमिली, कि कितनी मल्टीपल बार उन्होंने शोले देखी है. ग्रैंडफादर, फादर, सन, and across generations, across the 3 generations, और उन्होंने कितने मजे से देखी, और कितनी बार देखी कि याद भी हो गई, और फिर भी आए थे देखने के लिए, क्योंकि उनको अपनी यादें ताज़ा करनी थी, उनको बड़े पर्दे पर देखनी थी, क्योंकि बड़े पर्दे पर देखने में आजकल आपको पता ही है कि कितनी मुश्किल होती है लोगों को. तो हम लोग, और मैं तो इनफैक्ट आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड दैट वी हैड द नंबर्स. आई थॉट कि कोई पता नहीं कितने लोग आएंगे, लेकिन लोग आए भी. और फिर मैं ये भी सोच रही थी कितने लोग रुकेंगे, क्योंकि 3.5 घंटे की फिल्म है, कि बातचीत के लिए रुकेंगे, लेकिन लोग रुके, और बातचीत अच्छी हुई. मेरे हिसाब से उसमें बहुत ऐसे भी थे जिन्होंने 1975 में भी वो मूवी देखी थी. शुभ्रा ने सवाल पूछा कि यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने 1975 में ये फिल्म देखी है, तो कितने लोगों ने कितने आदमी थे, और कितने आदमी. तो ये सब मेजॉरिटी था वहाँ पे 1975 में भी देखने वाले. हाँ, काफी लोगों ने और मुझे एक और चीज क्या लगा कि सिनेमा हॉल में जब देखो ना, तो उसके साउंड इफेक्ट जो ना शोले का, जो कि हमने डिस्कशन भी किया था कि टेक्निकली ये फिल्म बड़ी साउंड थी, तो उसमें घोड़े की वो टबक टबक जो आवाज, जो साउंड इफेक्ट जो आते हैं, वो सुनने में बड़ा मजा आया कि चलो, घोड़े की आवाज, ट्रेन की आवाज, वो अमिताभ बच्चन के माउथ ऑर्गन की आवाज, और एक और जो स्पेगेटी वेस्टर्न में सर्जियो लियोनी की फिल्म्स जो होती थी, जिससे शोले को इंस्पिरेशन मिली, वो एक हवा में जो जिस तरह से लकड़ी का जो ऐसे करके चलना, वो दैट is such a haunting sound that you will never forget it. So I think Sholay in that sense
1975 पे 1975 में हमारी जो फिल्में थी इतनी टेक्निकली एडवांस थी, और ये वाली इसकी तो मतलब सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, आप जो भी देख लीजिए, परफॉर्मेंसेस, लिखाई आपने सलीम देखा है जावेद शोले? की। हाँ, अगर आपको बड़े स्क्रीन पे देखना है तो फिल्म क्लब का मुंबई में भी एक बार और स्क्रीनिंग होने वाली है हाँ, ना, हम तो लोग अगर अब- आप बॉम्बे जाने वाले हो तो आप एक्सप्रेस फिल्म क्लब में वो देख सकते हो बड़े स्क्रीन पे। हाँ बिल्कुल, एक्सप्रेस अभी हम लोग करने वाले हैं, तो आप हमारे उस पर नज़र रखिए, हमारे सोशल्स पे हाँ। आपको डेट भी मिल जाएगी, और आपका वो टेक इट एज एन इनविटेशन टू कम। हाँ, चलिए, एनीवे, कमिंग टू नाउ द मेजर रिलीज ऑफ दिस वीक। काफ़ी दिनों से लोग वेट कर रहे थे इस फिल्म का, और रिपब्लिक डे के मौके पे जेपी दत्ता की प्रोड्यूस हुई, अनुराग सिंह द्वारा डायरेक्टेड बॉर्डर 2 रिलीज हो गई है, जिसमें है सनी देओल, वरुण धवन, आहान शेट्टी और भी बहुत सारे लोग हैं। तो कैसी है मूवी? मैंने भी देखी, पहले आप बताइए। शुभ्रा से जानना ज़्यादा जरूरी है भाई, मूवी क्रिटिक्स की बात सुनते हैं। तो कैसी लगी मूवी आपको? आई वॉज क्वाइट सरप्राइज दैट आई लाइक्ड इट एज मच एज आई डिड। मुझे अच्छी लगी, और मुझे 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये अच्छी लगी फिल्म। एक तो जैसे हम लोग की बात हो रही थी जब हमने रिकॉर्डिंग बटन से पहले जब शुरुआत में हम लोग बात कर रहे थे कि मुझे इस फिल्म में डर था कि जिंगोइज्म का एक इतना ज़्यादा आसार होगा कि पूरी की पूरी फिल्म ही उसमें बह जाएगी, या उसके वेट के तले दब जाएगी। वो मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे ये जो कहानी है उसमें 3.5 घंटे के विस्तार के, मतलब एक तरह का इट हैज स्प्रेड ओवर 3.5 hours, एंड while I thought that the war scenes were very stretched, काफ़ी ज़्यादा मुझे लगा वहाँ पर कि थोड़ा वहाँ पे क्रिस्प हो सकती थी, लेकिन जो बाकी मुझे अच्छे लगे, मुझे उसमें जो उनके जो डोमेस्टिक स्फीयर्स थे सबके, इन तीनों लोगों के, जो वरुण धवन, हाँ, जो फैमिली स्टोरीज मुझे बहुत अलग अलग फ्लेवर्स और अलग अलग टेक्सचर्स के अच्छे लगे, और उस पर काम किया गया है। ये नहीं है कि सिर्फ एक खाना पूरी है, ये नहीं कि बस इनका दिखा देते हैं एक सीन की, गाना दिखा देते हैं कि शादी करके गया और सुहागरात मना के आ गया, और इस तरह से उनका पूरा एक there's a whole arc that the director and the writers have actually taken the trouble to create real life मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, ये लोग इस वाली जगह से आ रहे हैं उठकर, तो वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इन तीनों की कहानियाँ अलग हैं। सनी देओल का जो कैरेक्टर है, जो 1997 की फिल्म में वो हीरो थे, ही वॉज द बिगेस्ट अट्रैक्शन, अगेन ही इज़ द बिगेस्ट अट्रैक्शन, चाहे वो उसको करीब 30 साल हो गए हैं, एंड ही इज़ लुकिंग हिज एज, बट ही इज़ रियली he wears his age very gracefully, and I thought कि इसमें इतना ज़्यादा चिल्लाए नहीं है जितना वो 97 वाली चिल्लाने के लिए ज़्यादा जाने हाँ, जाते हैं, वो जो उनकी जो नसें थी, उनके जो गले की हमेशा तनी रहती थी उस वाली फिल्म में, लेकिन he is done a very good job इधर भी। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो फिल्म है, इसमें कई जगह ऐसा है जहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक बिल्कुल ही थम जाता है, जिसमें लोगों को थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिलता है, कहानी को थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिलता है। और इसमें जो ट्रेनिंग एपिसोड्स हैं, वेरी ऑफिसर इन अ जेंटलमैन लाइक, वो भी मुझे पसंद आया कि तीनों ये लोग, आहान शेट्टी, वरुण धवन और ये दिलजीत दोसांझ के जो कैरेक्टर्स हैं, किरदार जो निभाए हैं, वो दे मीट एट अ ट्रेनिंग अकेडमी, और उनके जो दोस्ती वहाँ होती है, वही जो दोस्ती का जो एक एलिमेंट है कि जो आर्म्ड फोर्सेस में जब सनी देओल का कैरेक्टर जो कहता है ना कि ये जो आपकी बाकी सारे रिश्ते एक तरफ, और यहाँ पर जो आप रिश्ते अपने जो मांझते हैं, जो अपने जो ब्रदर्स, वो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, और ये बहुत अच्छी तरह से दर्शाया है। मुझे थोड़ा सा पता नहीं कि मुझे मूवी में कुछ नयापन नहीं लगा मेरे साथ। मुझे बस मूवी से ये प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे मूवी में सारे एलिमेंट्स वही थे जो मैंने 97 वाली बॉर्डर में मुझे तो ऐसा लगता है कि आई एम गोइंग टू इंटरप्ट यू, मुझे तो ऐसा लगता है कि नयापन की कोशिश नहीं करी थी जानबूझ के, क्योंकि जानबूझ के इट इज़ नॉट समथिंग, बिकॉज यहाँ पे बहुत लोगों ने 30 साल पुरानी फिल्में कितने लोगों ने देखी होगी इस जनरेशन में, और ये जो था वॉर कोई नई बात, ये वाला 1971 का जो जहाँ पर भी लोकेशंस हैं नए नहीं हैं, जो वहाँ पे हुआ वैसे ही हुआ जैसे फिल्म में दिखाया है। और जो इसमें जो
अलग जो दिखाया है वो उनके जो बैकग्राउंड स्टोरी, हाँ वही वो थोड़ा सा उसी में मेरे को थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेच लग रहा था। आपने जैसे बोला ना कि उसको बहुत ज्यादा अच्छे डिटेल वे में दिखाया, और मुझे वही एस्पेक्ट थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेच लगा, क्योंकि मैं 10 बजे का शो देखने गया था और 10 से 12 बजे तक वो बैक स्टोरी चल रही थी। मुझे लगा अब असली एक्शन कब स्टार्ट होगा, तो मैं थोड़ा सा वहां पे और पता मुझे है लगा था। बहुत लोगों ने मुझे ये बोला, मुझे मतलब मैं आफ्टर द फिल्म मैं किसी का न देखती हूँ, न पहले पढ़ती हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे सोशल मीडिया पे मैंने कई जगह देखा कि वो सेकंड हाफ में तो बहुत ही बुरा था, जबकि सेकंड हाफ में ही पूरा वॉर था। हाँ, कि बोर हो गए। मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि सेकंड हाफ में जो वॉर, जो उनके सीन्स हैं वो क्योंकि नयापन इसलिए नहीं, क्योंकि 21 अभी आई है, इसलिए वही हमने बैटल ऑफ बसंतर वो भी उधर ही था, उधर वही एरिना था वॉर का। और इससे पहले भी जितनी भी वॉर्स की 1971 की वॉर की हैं, ये सारी ही इसी बॉर्डर के इसी वाले लोकेशन पर है। तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक वाचिंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, इसीलिए लगा लोगों को कि ये देखा हुआ सा लग रहा है। तो मुझे भी वो थोड़ा सा लगा कि हाँ, उधर हम उसको थोड़ा सा हम क्रिस्प कर सकते थे, एडिट कर सकते थे, ऐसा लगा। आपको लगता है दिजा कि ये 71 वॉर जो है वो ज्यादा ओवर यूज्ड हो गया है बॉलीवुड में, बहुत ज्यादा मूवीज बनने लगी है? आई थिंक बिकॉज इंडिया का इतना बड़ा एक प्राउड मोमेंट है 71, तो इस वजह से शायद बाकी वॉर्स जो है 64 चाइना, वो सारे में ना थोड़ा सा ग्रे एरिया रहता है, बट 71 वाज अ वेरी बिग प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। 1965 वॉर जो था वो इंडो चाइना वॉर था, वो तो हम हारे थे इस वजह से भी नहीं बनी है। ग्रे एरिया, and obviously nobody wants to admit ना that we lost a war, तो आप क्यों उसको दिखाओगे मूवी में? बट सोचिए ना, उसी समय हकीकत बना दिए थे, जैसे ही आप हारे हो वॉर उसके बाद ही तुरंत हकीकत मूवी बन गई थी। और वो जो फिल्म है वो आज तक अगर आप देखेंगे उसमें देखेंगे कि टेक्निकली इट लुक्स लाइक अ फिल्म ऑफ द 50s, लेकिन इतना पावर है उस फिल्म में, इतनी शक्ति है उस फिल्म में, इतना रियलिज्म है, और इतना ज्यादा एक दुख है कि भाई यस दे आर द एनिमीज, लेकिन जो वॉर्स हैं उससे कोई नहीं जीतता, ना जीतने वाला ना हारने वाला। वो उसमें एक इतना स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है कि अगर आप उस फिल्म को देखेंगे तो अभी भी आपको लगेगा कि हाँ। और उस हकीकत में आपको याद है कौन थे हीरोज? धर्मेंद्र थे हमारे, सनी देओल के पिताजी। और इस फिल्म में जो सनी देओल का जो इंट्रोडक्शन है, इट कम्स एज धर्मेंद्र's son, सनी देओल। हाँ, उसके नीचे लिखा होता है। तो इट्स लाइक एन आर्क दैट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दैट फर्स्ट वॉर मूवी जो हकीकत थी से लेके अब तक। इट्स लाइक अ you can actually see कि एक प्रोग्रेशन है। और अब ये जो है कि अगर हम सिर्फ वॉर फिल्में क्यों बना रहे हैं कि दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, बट एक चीज क्या है, 1997 की जो बॉर्डर थी, दैट वाज द फर्स्ट फुल फ्लेजेड वॉर फिल्म, एंड दैट केम आफ्टर सो मेनी ईयर्स। तो थोड़ा ऑडियंस को भी नया लग रहा था उसमें, क्योंकि जैसे हकीकत 66 में आई थी, उसके बाद ऑलमोस्ट 30 साल के बाद बॉर्डर आई, तो सब में थोड़ा क्यूरियोसिटी भी थी कि भाई चलो वॉर फिल्म देखेंगे। अब क्या है कि चूंकि बॉर्डर से लेकर के 2026 के बॉर्डर 2 तक इतनी वॉर फिल्म बन चुकी है कि थोड़ा एक तो इंटरेस्ट कम हो गया है, जो मुझे लगता है। एंड देन अगेन सेकेंडली जो 71 वॉर की जो मैंने बात की कि दिस इज ओवर यूज्ड। अब जैसे अगर आपको इसमें 1971 वॉर में नेवी का क्या रोल था, तो उसके लिए गाजी अटैक करके मूवी है, हाउ द प्लान वाज फॉइल्ड, तो आप राजी देख सकते हो। फिर पिप्पा करके एक मूवी आई है, एंड देन देयर इज अ वेरी गुड फिल्म चिल्ड्रंस ऑफ वॉर, है ना, वो भी 71 वॉर पे। तो मुझे लगता है कि 71 वॉर में सब कुछ आपने ऑलमोस्ट दिखा दिया है। मुझे एक बात बताइए, डू यू थिंक कि बॉर्डर में 71 वॉर के कॉन्टेक्स्ट का ज्यादा दिखाया गया? आई फील दैट बॉर्डर इज अ वेरी गुड फिल्म ऑन द ब्रदरहुड इनसाइड द इंडियन आर्मी को जिस तरीके से दिखाया है, डे टू डे लाइफ, किस तरह से पेट्रियोटिज्म जगाई जाती है सोल्जर्स में, ऑन दीज थिंग्स इट इज अ वेरी वेल मेड फिल्म। बट जो 71 वॉर का कॉन्टेक्स्ट है, वो आई डोंट थिंक बॉर्डर में उतना एक्सप्लोर किया गया है। नहीं, वो नहीं है वो दैट ईस्ट पाकिस्तान का प्रॉब्लम एंड ऑल, वो वैसे कोई मूवी है जिसमें एक फ्लैश में बताते हैं, इंदिरा गांधी की आवाज आती है, एग्जैक्टली, और फिर वो बताते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान फ्रंट में ये हो रहा है, लेकिन यहाँ भी खोलना पड़ेगा क्योंकि वो अटैक आ सकता है, और फिर सीधा उसमें चले जाते हैं बाकी जो। लेकिन जो आप कह रहे थे ना कि इतनी बाढ़ आ गई है फिल्म की, ये जो बॉर्डर के बाद एक लक्ष्य आई थी, आपको याद है, और एलओसी कारगिल, ये दोनों फिल्में भी चली नहीं थी क्योंकि
मैं आपको बताऊं, मेरा ये थियरी है कि जब ये जो पहले वाली जो फिल्म थी तब इतना टेलीविजन पर नहीं आता था वॉर, yes, हाँ. जबकि लक्ष्य जो ऐसा लगा कि ये जो वॉर है हमने पूरा टीवी पर ही लड़ा Yes, that is also very true कि है ना, रिपोर्टिंग इतनी LOC ज्यादा हो कारगिल, गई थी मतलब तब इतना तक। ज्यादा हाँ, हर एक मतलब पूरा 24/7 जो न्यूज का जो एक साइकिल था वो सिर्फ वही दिखा रहे थे आपको, वॉर की बातें, वॉर की डिटेल्स, हमारे रिपोर्टर्स वहां पहुंचे हुए हैं, ऐसा लग रहा था वॉर हमारे ड्राइंग रूम में आ गया। हाँ, तो आप तो हम क्यों पिक्चर क्यों टिकट देखोगे? पिक्चर देखने के लिए, इसलिए मेरे हिसाब से ये दोनों फिल्में नहीं चली। और अब ये हाल है कि इस दौर में ये वाली जो फिल्में हैं ये इसलिए ज्यादा बन रही है क्योंकि ये आसान है बनाना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम मेरा भारत महान की फिल्में दिखाएं, और ज्यादा से ज्यादा दिखाएं। तो कैसे दिखा सकते हैं? आप लड़ाई करवा दीजिए, आप बगल वाले देश को और या अपने जो दुश्मन देश को दिखा दीजिए नीचा और अपने देश को दिखा दीजिए ऊंचा। करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितना करेंगे? कितना, एक हद होती है ना। बट ये जो कॉन्टेक्स्ट की जो बात इसने अजीजा ने की, वो वैसी मुझे कोई मूवी वैसी नहीं याद आ रही है जो कि वाकई में ईस्ट पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को और कैसे इंडिया का उसमें रोल था। वो चिल्ड्रन ऑफ वॉर में मेरे को लगा था। वॉर मुझे याद है वो फिल्म, मैंने मतलब बहुत धुंधली सी याद है, मुझे इतनी अच्छी लगी नहीं थी। लेकिन एक शाम बेनेगल की फिल्म भी अभी थी, थोड़े दिन पहले आई थी, वो भी पूरी शेख मुजीबुर रहमान और पूरा उनका जो डिटेल किस तरह से वहां पर जैसे चीजें खराब हुई, वहां पर आया था, वहां पर उन्होंने मुक्ति वाहिनी कैसे क्रिएट हुई थी, जो पूरी आर्मी थी, वो फिल्म जो थी वो आई और गई, या पता नहीं रिलीज नहीं हुई। अगेन it was not something that has been very popular in our cinemas. नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो वॉर फिल्में होती हैं, लोगों को वॉर रूम्स के बारे में जानना इतना पसंद नहीं है। हमारे मेन स्ट्रीम ऑडियंस को, उनको लगता है कि आप हमको फील्ड में दिखाइए, आप हमको गाना एक्शन दिखाइए, इमोशन दिखाइए, संदेश से आते हैं, गाना दिखाइए, लोग चिट्ठी आई है पढ़ के दिखाइए, वो दिखाइए। जबकि वॉर फिल्म का मतलब होता है, अगर आप हॉलीवुड की वॉर फिल्में देखिए और तो उसमें ये सारी चीजें इक्वल इम्पोर्टेंस में, प्रोपोर्शन में आती हैं कि आप बिहाइंड द सीन्स, जो आजकल BTS बोलते हैं, बिहाइंड द सीन क्या होता है। वॉर में आते आते तो आधी लड़ाई तो पहले जनरल्स जो डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर फ्रंट खोलना है, वही डिसाइड कर लेते हैं, फिर वॉर का जो दिखाते हैं। और जबकि यू टॉकिंग अबाउट एक्सेस, मुझे लगता है हॉलीवुड ने जो फिल्में दिखाई थी वियतनाम पर, कितनी सारी फिल्में बनी थी जो वियतनाम वॉर था, जबकि वो अमेरिका ने नहीं जीता। अमेरिका उसमें, हाँ बिल्कुल ही, एब्सोल्युटली नॉट, एंड सो मेनी फिल्म्स वर मेड ऑन द वियतनाम वॉर। But can we imagine that in India? I don't think so कि कोई हारी हुई जंग के बारे में हिसाब ही नहीं होता, मतलब उसका सवाल ही नहीं उठता, जिसे कहते हैं ना। अभी आपने वो कौन सी मूवी थी 120 बहादुर, वो भी तो 19 वो चाइना वॉर पे थी, वो भी वॉर हमने आज, लेकिन वो फिल्म भी ज्यादा नहीं चली है ना, उस वजह से उसके बारे में उसके बाद पहले हमने बात की, हाँ पिछली बार भी बात करी थी। पर ये जो व्हाट यू जस्ट सेड कि हारे हुए वॉर की जो फिल्में हैं वो हम लोग क्यों नहीं बनाते, उस पर तो सबकी, हमको पता है क्यों नहीं बनाते, क्योंकि हार किसी को पसंद नहीं है। और जिस तरह से हार हुई है, जितनी कॉम्प्रिहेंसिवली हार हुई है, तो उसमें अपने देश को फेलियर, एक तरह से फेलियर को हम असेस कैसे करते हैं। एन इंडिपेंडेंट नेशन एंड समथिंग दैट्स कॉन्फिडेंट इन देमसेल्व्स विल नेवर step back from looking at our problems. लेकिन जब नहीं होता है, तब सारे के सारी ये चीजें कि हमारा पास कितना ग्लोरियस था, कितना अच्छा था, और सोने की चिड़िया थी, और अब क्या हो गया है, तो अब क्या हो गया है में भी अभी भी अच्छा है, ये जो बीच वाला है ना, इसको कर देते हैं। ये आप जो बोल रहे हो ना, ये बहुत सही है। इनफैक्ट ये मैं बहुत मानती हूँ इस बात को कि इंडिया में हिस्टोरिकल सिनेमा ही कई हद तक ना वी हैव नॉट बीन एबल टू कैप्चर इट प्रॉपर्ली। इट इज माई ओपिनियन दैट हम लोग कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हिस्ट्री को नहीं देखना चाहते हैं। जैसे वेस्ट में कई सारे मूवीज है जो हिस्टोरिकल ड्रामा को बहुत अच्छे से दर्शाया जाता है। वन ऑफ माय फेवरेट्स इज द क्राउन, जिसमें कितना ग्रे एरियाज को भी आपने दिखाया। इंडिया में वी हैव स्टिल नॉट रीच दैट पॉइंट वेयर वी कैन सी
the not so good parts of our history on screen. प्रोटेस्ट भी तो चालू हो जाएगा ना, ज्यादा आप उस कॉम्प्लिकेशन में घुसोगे हाँ, और वो भी एक साइड दिखा दोगे तो फिर प्रोटेस्ट भी ज्यादा चालू हो जाएगा। ये भी एक सबसे नहीं, बड़ी एक साइड वाली बात भी नहीं है, जरा सा भी अगर लगे कि लोगों को न्यूआंस दिख गया, Yeah. और न्यूआंस का मतलब क्या होता है कि न ब्लैक न वाइट, जैसे Exactly. यू वर सेइंग द एरियाज वेयर यू कांट क्वाइट मेक अप योर माइंड कि वो हमारे लिए अच्छा था या नहीं। Yeah. जरूरी नहीं है कि अच्छा हो या बुरा, एक बीच वाला जो एक एरिया होता है जिसमें हम लोग सब हैं, हाँ। वो एक तरह से हमको कभी सिखाया नहीं है देखना, उसको उस वो दृष्टि ही नहीं दिखा हमको दी गई है जब से हम छोटे थे। Yeah. या तो हम लोग विलन हैं या फिर हम हीरोज Hero हैं, हैं। और बीच वाली जो बातें हैं हाँ। ना उसमें विलेनी की बातें आती, ना हीरोइज्म की बातें आती, बीच में जो जिंदगी है उसके बारे में हम क्या क्या सोचते हैं, इसके बारे में हमको कहाँ सिखाया जाता है। नहीं तो सिखाया जब तक जाता। वो सीख नहीं मिलेगी हमको इस तरह की फिल्में देखने को नहीं मिलेंगी। कमिंग टू संदेशे आते जो आपने मेंशन किया था, और इसको भी लेकर के भी पिछले कुछ दिनों से बड़ी बातें हो रही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि मुझे मूवी में नयापन नहीं लगा, और क्योंकि संदेशे आते सॉन्ग भी है, फिर तो चलू सॉन्ग भी है, तो जावेद अख्तर ने अभी रिसेंटली एक वो तो आजकल बहुत न्यूज़ मेकर है, हर दिन कुछ ना कुछ हेडलाइन देते रहते, तो उन्होंने भी ये बात कही कि भाई मुझे भी ये गाना लिखने का दोबारा से ऑफर आया था और मैंने मना कर दिया, क्योंकि जो चीज़ एक ऑलरेडी बन चुका है ना, उसमें आप 2-3 लाइन एक्स्ट्रा जोड़ करके फिर से उसी गाने को क्रिएट कर रहे हो, तो या तो आप मान लो कि आप नया कुछ अच्छा बना नहीं सकते, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लो कि आपकी जो जनरेशन है, आज की जो जनरेशन है, वो कुछ नया अच्छा क्रिएट नहीं कर सकती, क्योंकि जावेद अख्तर ही हैं जो कि संदेशे आते हैं भी लिख सकते हैं और एलओसी कारगिल के भी सॉन्ग लिख सकते हैं। और आज के जो सॉन्ग राइटर्स हैं, आपको एक नया सॉन्ग लिखने से ज़्यादा आपको आसान लगता है कि पुराने वाले गाने को आप उखाड़ करके दोबारा से कर दो। हाउ डू यू सी दिस? मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये फिल्म बनी है हाँ। और उसी वॉर पर बनी है जो पहले दिखाया गया था, तो हम कोई नया वॉर तो कंजर अप कर नहीं सकते हैं ना कि हाँ कि भाई 1971 वाला अगर हम नहीं दिखाए तो कोई इमेजिनरी वॉर तो नहीं है, वॉर तो वही है ना। तो उसमें जो चीजें हुई वो भी वही हैं, जो लोकेशंस हैं वही हुआ है, सिचुएशंस भी वही थे, आउटकम भी वही था। तो अगर आप ये फिल्म बना रहे, पहली बात ये बना क्यों रहे हैं? अगर आपने ये बनाई है और उसी पर बनाई है, तो या तो ये है कि इस जेनरेशन के लिए बनाई है जिसने वो पहली फिल्म नहीं देखी हो, ठीक है ना, तो उनके लिए उसमें नयापन जरूर होगा। जिनको याद है वो उस फिल्म की, वो लोग कहेंगे कि हाँ ये तो भाई वही चीज दिखा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये फिल्म देखी नहीं होगी, पहले वाली 97 वाली फिल्म, तो उनके लिए डेफिनेटली मैं कहूंगी कि ये एक it's a solid war film। और जैसे you were saying कि it is about the भाईचारा, it's about the brotherhood, it's about the solidity of ties। जो आर्मी में जब जाते हैं और आप ट्रेनिंग लेते हैं, तो जो आप जिस तरह का आप ब्रदरहुड वहां पर पाते हैं, तो वो आप अपने घर में भी नहीं पा सकते। ये कहने के लिए अगर ये फिल्म बनी है, तो मुझे लगता है ये फिल्म अच्छी है। चलिए ठीक है, शुभ्रा ने रिकमेंड कर दिया तो आप लोग देख ही लीजिए बॉर्डर 2। वैसे भी आई थिंक जो नंबर्स आ रहे हैं काफ़ी अच्छे हैं। थंडरस स्टार्ट मैंने भी कहीं पढ़ा कि बॉर्डर 2 का बड़ा थंडरस स्टार्ट हुआ है, एंड इट हैज़ टेकन ओवर धुरंधर ऑल्सो। आई डोंट नो, 1-2 दिन में और भी नंबर्स इसके आएंगे, पता चल जाएगा। क्योंकि बॉर्डर 2 का जब ये अनाउंसमेंट भी हुआ था ना, उस समय हुआ था जब ये गदर 2 रिलीज़ हो गई और उसने बहुत तगड़ी कमाई कर ली, और उसके बाद फिर इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम गदर 2 आ गई है तो बॉर्डर 2 भी बना लेंगे। तो फ्रेंचाइजी भी तो है ना, वो हम लोग कह रहे हैं ना कि फ्रेंचाइजी एक अच्छा हिट हो गया है तो उसके नाम पे एक और फिल्म बना लो और चला लो अब। बट ठीक है, शुभ्रा ने कमेंट किया तो आप भी जाकर के देख लो ये मूवी। तो वॉर की बात तो हो गई, अब थोड़ा अहिंसा की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग पीस लविंग नेशन है, गांधी जी का देश है ये, और हम लोग जैसा मैंने इंट्रो में भी कहा था कि हम लोग पहले हाथ नहीं उठाते। तो और गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी है 30 जनवरी को। तो डिपिक्शन ऑफ गांधी इन इंडियन सिनेमा पे आज थोड़ा हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और एक जो हमारे हिस्ट्री के ज़्यादा जानकार हैं अद्रिजा, वो भी हैं, तो थोड़ा ये डिस्कशन और मीटी हो सकता है। बट लेट मी स्टार्ट विथ शुभ्रा ओनली। गांधी का डिपिक्शन हाउ डू यू सी इंडियन सिनेमा में? क्योंकि जो मैंने देखा है कि पिछले कुछ सालों में जो हमने बचपन से गांधी की जो मूवीज़ देखते आए, एक तो बेन किंग्सले की मूवी हो गई, फिर मेकिंग ऑफ महात्मा हो गई, गांधी माय फादर, जो एक पर्सनल रिलेशन उनके और उनके बेटे के बीच जो था, वो सारी चीज़ें थी। लेकिन मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो गांधी ऑटनबर्ग की जो गांधी थी, उसमें एक क्रिटिसिज्म भी है कि आप गांधी को एक सेंट की तरह
प्रेजेंट कर रहे हो, और उनके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जिसको कि क्रिटिसाइज किया जाता था उसको बहुत ज़्यादा वो फिल्म दिखाती नहीं है। और अब पिछले कुछ सालों में जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी काफ़ी चेंज हो गया, तो अब गांधी की क्रिटिसिज्म भी काफ़ी होती है, तो मूवी में भी गांधी का डिपिक्शन काफ़ी बदल गया है। हाउ डू यू सी दैट? both right and wrong, I would Yeah. say. I would say कि गांधी को एक तरह का डीइफिकेशन था ना, कि गांधी जी ही बोलते थे, महात्मा गांधी ही बोलते थे। अगर किसी ने उनका नाम ले लिया तो कहते थे यार आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं इनके बारे में, है ना। मुझे लगता है एक तरह से मैच्योरिटी भी हो गई है पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, और दूसरा ये भी लगता है कि एक तरह से हम लोग पीछे भी चले गए हैं। एक मैच्योरिटी के साथ साथ एक इमेच्योरिटी भी आ गई है, क्योंकि एक रिचर्ड एटनबरो की गांधी में जब उन्होंने बेन किंग्सले को लिया तो बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी कि आपने किसी बाहर वाले को क्यों लिया, आपने किसी इंडियन को क्यों नहीं लिया, क्योंकि इतने सारे यहाँ पर रजत कपूर से लेकर नसीरुद्दीन शाह से लेकर इतने लोग हैं जिन्होंने अच्छी तरह से गांधी को निभाया है, तो क्यों लिया। तो उसके ऊपर उनका जो वो था, वो तो ये था कि उनको जो लगा द परफेक्ट गांधी वॉज किंग्सले, एंड किंग्सले ने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया उस फिल्म के लिए, तो इट्स आउटस्टैंडिंग। और आप अगर उसको हटा दें कि ये इंडियन नहीं है, तो फिर भी आपको लगेगा कि हाँ कितना अच्छी तरह से और कितना रियलिस्टिकली ही हैज पोर्ट्रेड दैट कैरेक्टर। और उसमें पूरा जो रोहिणी हट्टंगडी के साथ जो उनके जो सीन्स हैं, जो बा के साथ सीन्स हैं, कस्तूरबा के साथ, वो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने किए हैं। तो ये जो एक तरह का अब क्या हुआ है पिछले 10-12 साल में, हम एक पॉलिटिकल थिंकिंग अलग हो गई है ना, कि हम अब दिखाएंगे कि गांधी और गोडसे को एक साथ कैसे दिखाएं, क्योंकि गोडसे ने मारा था गांधी को, और तो उनको हम किस तरह से करें, किस तरह से उन गोडसे पर नज़र इस तरह से डालें कि वो एकदम से नेगेटिव नहीं हो। तो उन दोनों को एक तरह का जो बैलेंस करने की जो कोशिश करी जा रही है आजकल पिछले कुछ सालों में, उसमें मुझे लग रहा है कि ये जो आया है, बदलाव आया है कि आप किस तरह से पोर्ट्रे करेंगे। लेकिन अभी भी आप गांधी को अगर दिखाना चाहते हैं तो आप अभी भी आपको ऐसा लगेगा कि फ्रीडम ऑफ मिडनाइट जैसा सीरीज दिखा रहे हैं, जिसमें उसमें लोगों का दिखा रहे हैं, उनके वीक पॉइंट्स दिखा रहे हैं, लेकिन उनको नीचा नहीं दिखा रहे, उनको कम नहीं दिखा रहे। तो वो बहुत जरूरी है, आप बैलेंस करिए, लेकिन आप उनका जो काम है, उनका जो एक इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड जो उन्होंने वो काम कर गए ये लोग, तो उसको अगर आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देन यू आर नॉट बीइंग फेयर टू हिस्ट्री। बट अद्रिजा, जैसे अगर आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मूवी को देखते हो, अगर आप एक मूवी है जो कि भगत सिंह पे बन रही है, उसमें जो गांधी का डिपिक्शन होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। नॉट ऑलवेज व्हाट मैम सेड ना, उसमें भी देयर इज इट इज अ फैक्ट कि आप किसी को हमेशा हमें बुरा या अच्छा ही क्यों दिखाना है। व्हाई कांट वी शो अ पर्सन in a complicated with a critical analytical lens से हम क्यों नहीं देख सकते। ये भी बात है। इनफैक्ट गांधी का personally I felt one of my favorite depictions is Gandhi my father, because you know there are moments when you feel that he was not a good father, but at the same time you'll also feel that but what he's saying is right also na, like ये एक ना when while you're watching the movie you're constantly एक push and pull एक mode में रह रहे हो। that I think is a very important thing for reading any historical character, कि हम सिर्फ अच्छा या सिर्फ हीरो या विलन की तरह नहीं, एक इंसान की तरफ कि विल हैव ग्रे शेड्स। मैंने नोटिस किया था जब फर्स्ट टाइम, क्योंकि जैसे हम लोग बचपन से गांधी को देखते आ रहे हैं और 2 अक्टूबर को तो गांधी आती थी टीवी पे, तो हम लोगों ने हमेशा गांधी को उस तरीके से देखा। परसेप्शन थोड़ा जब चेंज हुआ, मैंने पहली बार कब नोटिस किया कि जब राजकुमार संतोषी ने लीजेंड ऑफ भगत सिंह बनाया, तो उस मूवी का स्टार्ट ही है बिल्कुल कि गांधी वो साइन कर रहे हैं, वो आई थिंक रॉलेट एक्ट को लेकर के कुछ प्रोटेस्ट था समथिंग, और उसमें मेरी हिस्ट्री बहुत कमज़ोर है तो आप प्लीज़ फैक्ट चेक कर दीजिएगा कि ये जो कहा जाता है ना कि गांधी की वजह से भगत सिंह को फांसी हो गई, गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रोक सकते थे, तो ये सीन को पहली बार राजकुमार संतोषी ने अपने फिल्म में दिखाया था। और मुझे याद है कि 2003 के बाद से, जब जिस साल ये मूवी आई थी, उसके बाद से ये
आम लोगों में ना इस तरह के डिस्कशन होने लगे कि अगर गांधी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रोक सकते थे। आप चूंकि आप पढ़ते भी और आपने लिखा भी इतना है, ये क्या है पूरा this मामला? this is a fact that there are significant parts of Indian population who do not like him. I remember मेरी दादी, who is a survivor of the partition from East Pakistan, she used to say that we never liked Gandhi क्योंकि there is this idea कि गांधी की वजह से partition हुआ था, अगर वो चाहते तो पार्टीशन रोक सकते थे। ये एक आम जनता में ये है। एंड सेम जो आप बोल रहे हो, ये रॉलेट एक्ट एंड चौरी चौरा का जो आंदोलन हुआ था, तो चौरी चौरा के आंदोलन के बाद इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रोक दी थी कि so much of violence, he did not want violence. एंड अगेन काफी सारे लोग वर वेरी डिसअपॉइंटेड कि इतना हमारा सक्सेसफुल मूवमेंट हमने ऑर्गेनाइज किया था उसमें, सो दैट डिसअपॉइंटमेंट वाज देयर. In fact, I'll tell you of another thing. Few years back, 21 में I think, घाना यूनिवर्सिटी में गांधी की एक बस्ट लगाई गई थी, which the students had done some protest, and वो बस्ट को हटाया गया था, तोड़ दिया गया था, ठीक है. The reason being कि in South Africa there is this idea कि गांधी was racist. Okay. And again, अगर Ben Kingsley की मूवी आप देखो, उसमें that shade will never be shown. तो इस बात पे बहुत चर्चा हुई थी कि was गांधी racist? Okay, and in fact there was a book also that had come out. I can't remember the name of the author who had written a lot about this कि गांधी's time in South Africa, apparently वो जब जेल में थे तो उनके साथी जो थे जेल में, जो साउथ अफ्रीका के blacks जो थे, उनके बारे में he has written very poorly in many of his writings that they are lesser than Indians is what his point was. But again, we don't like dwelling on these things. अच्छा, this is very interesting. मुझे इसके बारे में नहीं पता था. And it's not like I know even my history isn't great, but this is something new. I have no idea. लेकिन ये भी पता है कि उनका जो पूरा जो अंदर से ये जगह था about being less than is when he was thrown out of a train in yes, exactly, for being not white, and that is something, ये एक इंसिडेंट है जिसके बारे में हम बचपन से पढ़ते हुए हैं, ट्रेन से फेंक दिया. एग्जैक्टली. गांधी एंड ट्रेन से फेंक देना इज द वन इंसिडेंट जब सबने पढ़ा. मैंने स्कूल में प्ले किया है. मैंने भी किया है स्कूल में. मैं अंग्रेज बना था, मेरा फ्रेंड गांधी बना था, उसको मैंने फेंक दिया. आपने उठा के फेंका, बड़ा मजा आया होगा. लेकिन ये भी बात है, यू वर टॉकिंग अबाउट द लेस नोन, नॉट लेस नोन सो मच एज द मोर अनकंफर्टेबल parts of Gandhi's own life which he was very cognizant of. वो उनके जो ऑटोबायोग्राफी में खुद उन्होंने लिखा है, right? The experiments with truth, in which he asks those ladies, the young women, to sleep next to him and to see कि मेरे अंदर क्या इस तरह की भावना जगेगी कि नहीं. उस बात को लेकर कितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, और जिस तरह से बातें हुई थी. अब लोग बात ही नहीं करते इस बात के बारे में. सिर्फ ये है कि या तो आप उनको पेडेस्टलाइज कर दो, या आप उनको वर्शिप करो, या आप उनको ऐसा दिखाओ कि वो बिल्कुल ही नीचे थे. तो ये जो बीच वाली जगह है, जो हमको सबको we should be more into that. ये हम लोग को देखना चाहिए कि इस वाली जगह में हम कहाँ अपने को पाते हैं, कहाँ अपने को पाते हैं, और कहाँ जिनको हम देख रहे हैं उनको पाते हैं. तो अगर ये इस तरह की चीजें अगर हम कर पाएं तो फिर उसको बोलते हैं मैच्योरिटी. उसको बोलते हैं एक तरह से आगे बढ़ना. क्योंकि Go ahead. ये गांधी मूवी में there is that one small scene in which I think कस्तूरबा गांधी बोलती कि मैं नहीं साफ करूंगी. हाँ, ये तो नीची जाति का. एंड there is that part ना जहाँ गांधी उसको एकदम खींच के निकाल. It is not explored further, लेकिन अगर हम इनके ही रिश्ते को और एक्सप्लोर किया जाए कि लाइक यस वी सी गांधी एज दिस ओवरआर्चिंग मॉरल अथॉरिटी इन इंडिया, बट पर्सनल लाइफ में वो एक्चुअली कैसे थे, पर्सनल लाइफ में वो कैसे थे, पर्सनल लाइफ में उनकी किस तरह की प्रॉब्लम्स थी, और वो किस तरह के कॉम्प्लिकेटेड इंडिविजुअल थे. मतलब ये तो सिर्फ यही दिखाते ना कि मैं तो जिद्दी हूँ, मैं तो आमरण अनशन करूंगा, मैं तो आपको मानना पड़ेगा. ये भी एक तरह की
एक जिद पर अड़ जिद, जाना हाँ। कैन ऑल्सो बी सीन एज अ वीकनेस. हम उसको देखते नहीं है, हम कहते हैं कि देखो ये तो अपनी जान देने को तैयार थे, और इसको हमने इसको एक बड़ा चढ़ा के दिखाया है. लेकिन अगर कोई और देखे इसको तो यू कैन लुक एट इट एज समथिंग In लाइक fact, the sacrifices of the family also, Yes. for that matter. You Gandhi can't be Gandhi without Kasturba Gandhi's sacrifices. एंड प्यारे उनका जो उनके जो प्यारेलाल उनके प्यारेलाल। जो बेटे थे, हाँ। उन्होंने जो माय गांधी माय फादर का जो उन्होंने दिखाया है कि फॉर हिम हाँ। ही वाज नॉट अ गुड फादर. हाँ. He was not. He may be a better grandfather, Yes. but not a good हाँ. father at all. Yeah. And as far as a wife is concerned, she must have really looked at this man कि ये तो पूरे देश के हैं, ये मेरे कहाँ हैं? मेरे कहाँ है. मैं तो इमेजिन करो, आपने वो जो माई एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ वाला जो बात कर, मैं कि अगर इंडिया में कोई ऐसी मूवी बने जिसमें गांधी को आप दिखाओ कि आस्किंग दिस लेडीज टू स्लीप विद मी, मतलब इंडिया में क्या होगा अगर आप वो सीन नहीं, दिखाओ. इसके बारे में लोग बहुत बातचीत बातें तो करते ही है, नो डाउट, लेकिन बातें हाँ, करते हैं, लेकिन बबल्स में करते हैं. बबल्स में करते हैं. Nobody आप would उसको like. अगर स्क्रीन पे दिखा दोगे गांधी हाँ, एंड हाँ. आस्किंग लेडीज टू स्लीप विद हिम, मतलब क्या नहीं हो जाएगा इंडिया में. मुझे क्या नहीं हो जाएगा, क्या नहीं होता है, जबकि हमको कोई भी ऐसी चीजें होती जो हमें पसंद नहीं, हमारी अपनी मॉरल के मैट्रिक पर नहीं अच्छी तरह से वो मेजर अप नहीं करती, तो हम नाराज हो जाते हैं. वी बिकम लाइक मैंने कितनी बार मैंने इसके बारे में बात करी, वी बिकम अ नेशन ऑफ आउटरेजर्स. आउटरेज इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि जरा सा भी कुछ हो जाए तो उसको हम फैला के बड़ा कर देते हैं. अभी हम बात करने वाले हैं ना ए.आर. रहमान की, तो वही इट्स द सेम थिंग. अच्छा, विच डिपिक्शन यू थिंक जितनी भी गांधी की फिल्में बनी है, विच इज योर फेवरेट? मुझे तो लगता है कि मुझे गांधी, बेन किंग्सले Richard वाला गांधी Attenborough. आई लाइक. मुझे हे राम में दैट अगेन शो द क्रिटिकल, अगेन इट्स वो नसीरुद्दीन शाह का एक छोटा सा उसमें ही प्लेज अ वेरी गांधी स्मॉल रोल, हाँ. बट ही इज वेरी गुड इन द फिल्म. ही इज वेरी गुड. बट हाँ, ये है ना कि गांधी जो बेन किंग्सले वाली है, पहले नसरुद्दीन शाह को ही ऑफर हुई थी. हाँ. he wasn't given the role. हाँ, उसको मिला नहीं उसकी था. स्टोरी क्या है, मतलब मैंने जहाँ तक सुना है कि शायद वो लंदन गए भी थे, जहाँ पे पूरा रिसर्च वगैरह भी हुआ, बट बाद में इनको ड्रॉप कर दिया गया. बाद में बहुतों को ड्रॉप किया, और सबसे ज्यादा था वो नसीर को बहुत चोट पहुंची थी उसके बारे में, क्योंकि he felt that he was the best Gandhi. Not only him, there were many other people who thought कि नसीरुद्दीन शाह से बेहतर गांधी तो कोई बन नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से he played that whole character so well, and you can see it in Hey Ram. आपने अगर देखी हो वो फिल्म, तो वो पहली बार गांधी आई थिंक उसी में बने थे. हाँ, उसी में बने थे, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उसका किरदार निभाया था. और वो थोड़ा सा क्रिटिकल तरीके से उनको दिखाया भी कि भाई गांधी का जो हम लोग क्रिटिक्स, वो जो उस तरीके से बात करें ना कि ही वाज नॉट शोन एज द सेंट. तो वो जो एक होता है ना कि ऑपोजिट साइड की आइडियोलॉजी से भी आप देखो. जैसे मैंने एक बार अंबेडकर मूवी देखी थी, ममूटी की फिल्म है, अंबेडकर बने वो, तो उसमें भी गांधी का जो डिपिक्शन है वो उसी तरीके से कि आप जिद कर रहे हो और आपकी जिद की वजह से जो है हमारे देश के वासी जो है वो सफ़र कर रहे हैं. इनफैक्ट जब फ्रीडम ऑफ मिडनाइट का मैंने लास्ट टाइम भी बात किया था, जब ट्रेलर आया था ना, तो उसमें वही था, वो ट्रेलर का पहला ही सीन था कि गांधी पटेल को बोल रहे हैं कि तुम प्रधानमंत्री नेहरू को बना दो. अब मुझे लगा अब तो हुआ बवाल, कुछ वैसा ही था. बट फ्रीडम एट मिडनाइट में मुझे गांधी का वो जो who is the actor who has played Gandhi in Freedom at Midnight? चिराग बोरा. उनका मुझे बहुत परफॉर्मेंस लगा. You have seen that? हाँ, Freedom of Midnight में actually I would say that's a mature depiction of Gandhi. But even then, उसमें भी I would say कि actually you know, आप बोल रहे हो ना कि opposing ideology, गांधी in India ना is not any political ideology का. He's above politics. That is why his depiction across movies also, even when he's shown in negative बोलो या or even complicated बोलो या positive बोलो, he's not seen as Congress का or you know, or some other party. He's above parties. He's the moral arch of the country. So you have to show him in a certain light. Even in Freedom of Midnight, जब कश्मीर के ऊपर वॉर हो रहा होता है, तो देयर इज अ सीन इन विच पटेल एंड नेहरू गो एंड सिट इन फ्रंट ऑफ गांधी, एकदम जैसे टीचर के सामने, प्रिंसिपल के सामने दो बच्चे आके बैठ गए हैं कि भाई हमने तो नहीं स्टार्ट किया था, इन लोगों ने स्टार्ट किया था, इस तरीके से आके बैठ जाते हैं. What you are saying, the moral authority of creating the nation. Exactly. That is why he's called the father of the nation. Absolutely. है ना. और उस पे आप उसमें
उसको फॉल्ट नहीं कर सकते। जिस तरह से वो एक नेकेड फकीर के मतलब के उस नाम से जाने जाते थे, द वे ही वॉज कंप्लीटली फियरलेस। उन्होंने अंग्रेज़ों को घुटने टिका दिए और उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि जिस तरह से वो गांधी के सामने झुके हैं वो और किसी के सामने झुके ही नहीं, आज तक नहीं झुके। And और हमको using जो 47 में जो हमको आज़ादी मिली मिली है। आज़ादी, चाहे वो किसी भी तरह की आज़ादी, मतलब आप उसको आज़ाद किस तरह की किस वेट से देखते हैं आज, लेकिन उन्हीं की वजह से मिली वो आज़ादी। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। That is true. That is, in fact, the soft power of Gandhi also is such कि आज़ादी तो मिली ही विदाउट एनी खून खराबा, इन द नॉन वायलेंस की जो हम बात करें, पार्टीशन को हम अलग रख दे, अगर हम देखें कि उन्हों की आज़ादी का नॉन वायलेंस के साथ जो लिंक है ना, वो गांधीयन ही है। और जो गांधीयन प्रिंसिपल्स की जो आज भी बात करते हैं लोग, इसीलिए ये लोग तोड़ नहीं पा रहे हैं। जो लोग गांधीयन थॉट जो जिस तरह की विचारधारा है उससे थोड़ा सा परे हैं, उससे थोड़ा सा हटकर हैं, फिर भी इतना पावर है इसमें। अगर आप मार्टिन लूथर किंग को देख लीजिए, या आप कहीं भी जिन्होंने भी नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स अपनाए और उन्होंने जो अपने अपने प्रोटेस्ट और अपने अपने आज़ादी उन्होंने अपने अपने कंट्रीज में जो करी है on the basis of what Gandhi thought. Yeah, तो आप उसको कैसे पॉलिटिकल पार्टीज कन्वीनियंट के हिसाब से गांधी को यूज कर लेती है ना। इनफैक्ट यू नो I was surprised कुछ several years back when the Gandhi statue had come up in Westminster में, लंदन में जो वेस्टमिनिस्टर के पार्लियामेंट हाउस के वहाँ पे जब स्टैचू बैठाया गया था, तो वहाँ पे आई कांट रिमेंबर हु हैड गिवन दिस स्पीच, बट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर शायद जिन्होंने जब स्पीच दिया था, उन्होंने बोला था कि गांधी ने सिर्फ इंडियन हिस्ट्री को ही नहीं, ब्रिटिश की हिस्ट्री को भी प्रोमिनेंस दिया है। एंड इट वाज अ वेरी आयरॉनिकल मोमेंट कि उन्हीं को हटाने के लिए तो गांधी बने थे। तो नेल्सन मंडेला इन साउथ अफ्रीका, मार्टिन लूथर किंग इन द यूएस, मतलब हर जगह जहाँ भी अभी जो दो सबसे बड़े मूवमेंट हुए हैं, जो एक तरह से तख्त पलट दिया और लोगों को जो अपनी अपनी बात कहने का मौका मिला, वो गांधी की वजह से ही तो हुआ था। और हम उनको जरूरी नहीं कि गांधी जी ही बोलें, गांधी, लेकिन जो एक तरह का गांधी का जो एक दर्जा है उसको आप कम करने लगे तो आप खुद ही कम हो जाते हैं। मुझे तो सबसे ज्यादा वो जो होता है ना कि अब जैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे गांधी जी को कोट करते रहते हैं, महात्मा बापू का देश है, और उनके जो वर्कर लोग हैं वो ग्राउंड पे जा करके मूर्ति तोड़ देते हैं। मतलब अलग अलग तरीके है, सब उनको कन्वीनियंटली यूज कर लेते हैं। बट आपने वो लंदन की बात की, मुझे एक और है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक मूवी को दिखाया गया था एंड दैट वाज लगे रहो मुन्ना भाई। और गांधी की बात हो और लगे रहो मुन्ना भाई की बात ना हो तो ये इनकम्प्लीट होगा। वो पहली ऐसी फिल्म थी, एक तो थोड़ा सा कॉमिकल तरीके से उनको पेश किया गया ना, नहीं ही वाज नॉट शोन इन अ कॉमेडी वे, बट फिल्म कॉमेडी थी। और आप बताइए उसके बारे में, उसके क्या मेमोरीज वगैरह है, वो कैसे वो फिल्म राजकुमार हिरानी ने कंसीव किया, क्योंकि यू हैव बीन कवरिंग एंटरटेनमेंट फॉर लॉन्ग। एंटरटेनमेंट एंड सिनेमा फॉर श्योर। ये तो था कि उन्होंने एक एजुकेशन पर बना दी थी, मेडिकल एजुकेशन पर, जब वो MBBS लग, फिर उनको ये करना था कि अब ये इनके ऊपर हमने वार कर लिया है तो अब लॉयर्स पर कैसे करें, बेसिकली द लीगल दिस थिंग, विच इज़ हाउ उन्होंने गांधी का जो नोट है और गांधी का जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया है, इट वॉज वेरी इम्पोर्टेंट टू ब्रिंग बैक गांधी। उस टाइम ऐसा लगा कि गांधी थोड़े से धूमिल हो गई थी हमारी याददाश्त उनकी, तो वो जिस तरह से जब वो गांधी का जो मेंशन लेकर आए और जिस तरह से उन्होंने पूरा किया है फिल्म में, इट वाज लाइक अ reclamation of Mahatma Gandhi and what Gandhi meant for India. क्योंकि उस टाइम ऐसा लगा कि हाँ, थोड़े सालों से बात ही नहीं हो रही थी, सिनेमा में तो बिल्कुल ही नहीं हो रही थी। तो एक तरह से जब लेकर आए वापस और जिस तरह से उन्होंने उसको यूज किया है, इट वाज ब्रिलियंट। आई थॉट इट इज, ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सो गुड सॉन्ग। और क्योंकि वो कॉमिक तरीके से वो पूरी, इट्स वन ऑफ द बेटर कॉमेडीज दैट वी हैव। एंड राजकुमार हिरानी का जिस तरह से उन्होंने डिपिक्शन है, वो देयर इज रिस्पेक्ट एंड येट देयर इज अफेक्शन, दोनों तरह उन्होंने मिला लिया है कि हम कि इंडिया, व्हाट इंडिया थिंक्स एंड व्हाट इंडिया इज बिकॉज ऑफ
दिस मैन। तो पहले ये इस दोनों मूवी चीजें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से की। मुझे पहले इस मूवी का नाम मुन्ना भाई मीट्स महात्मा होने वाला था शायद, फिर बाद में इनको किसी ने बोला कि नहीं नहीं, ये एक तो किसी भी हिस्टोरिकल फिगर को लेकर के आप फिल्म बनाते हो ना तो कंट्रोवर्सी तुरंत होने लगती है, तो पहले आप ये तो नाम चेंज कर दो। तो तो पहले फिर उसकी उन्होंने वो कर तीसरी दिया। बनने वाली थी मुन्ना भाई गोस टू अमेरिका, वो तो अमेरिका बनी ही नहीं। वो हाँ। एक उसका, हाँ, उसका एक हाँ, ट्रेलर भी ट्रेलर भी आया, रिलीज काफी हुआ था। चला, या और फिर पता नहीं क्या हुआ हाँ। कि वो बनी नहीं। लेकिन आई थिंक कि जो MBBS के बाद जो इन्होंने सीक्वल बनाया है, हाँ। और वो सिर्फ गांधी की वजह से ही चला है। अगर उसको हटा दें उस फिल्म से तो गांधीगिरी वाज द थिंग। गांधीगिरी, हाँ, को जैसे उन्होंने उसमें वो promote अपना किया। था एक जादू की झप्पी, जादू की इसमें झप्पी, गांधीगिरी मुन्ना था, भाई और गांधी या। और गिरी साथ में, जैसे कि गुंडागर्दी, हाँ। और फिर गांधीगिरी को साथ में, एक तरह का इट वाज लाइक कीप ब्रिंगिंग हिम बैक इनटू द पब्लिक डोमेन, Yeah. कि आप उसको, आप उनका नाम लेकर आ रहे हैं और उनकी चर्चा कर रहे हैं, जिससे कि लोग उसके बारे में फिर से बात करें। उनके प्रिंसिपल्स क्या थे, उनके उसूल क्या थे, वो किस तरह से उन्होंने वो जीता, वो जंग जीती, और किस तरह से ये जंग भी जीती जाएगी, क्योंकि उनको उनके बारे में बात करके Yeah. और उनके उसूलों के ऊपर ये इसका पूरा जो कैरेक्टर जिस तरह से करता बिल्ड है किया अपना। गया है। हाँ, कमिंग टू गांधी पे एक और फिल्म आने वाली है, हालांकि वो प्रॉपर मुझे नहीं लगती वो गांधी की फिल्म है। गांधी टॉक्स करके एक फिल्म आ रही है जिसमें विजय सेतुपति है, उसका टीजर रिलीज हुआ, आई थिंक 30 जनवरी को रिलीज होने वाली है फिल्म। और वो मुझे अभी थोड़ा ठीक से समझ नहीं आया। आई थिंक वो जो नोट में जो गांधी जी हैं और उस गांधी के पावर को इंडियन करेंसी के नोट से इक्वेट करके वो कुछ उस मूवी में ऐसा दिखाया गया है। तो वो अभी इस वीक आने वाली है। एंड उस मूवी का म्यूजिक दिया A.R. रहमान ने, और A.R. रहमान आजकल बहुत सुर्खियों में भी है पिछले कुछ दिनों से। तो सुना है, आपने सुना है A.R. रहमान की कंट्रोवर्सी के बारे में? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? दैट्स हिज, मतलब आजकल तो कंट्रोवर्सी किसी भी चीज पे, कोई कुछ बोल दे उस चीज पे कंट्रोवर्सी हो जाती है। इसमें हाँ। क्या बोला जाए। बट शुभ्रा, आप बताइए A.R. रहमान को काम क्यों नहीं मिल रहा है? यही तो सारा मसला है। सब लोग अपनी अपनी बातें करें कि अरे भाई उनको काम नहीं मिल रहा है, तो ये उन्होंने because खुद of- बोला, और इतने उन्होंने, और एक्चुअली let me rephrase that. He didn't say it on his own. जिस तरह से वो सवाल पूछा गया था उस इंटरव्यू में, उसका वो जवाब दे रहे थे, और उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से मुझे काम मिलता था अब नहीं मिल रहा है। और उन्होंने ये भी कहा, और बहुत हल्की तरह से टच किया है जो कम्युनल एंगल है। Yeah. ये नहीं कि उन्होंने बोला कि मेरे को आप यू आर बीइंग अनफेयर टू मी, द इंडस्ट्री इज बीइंग अनफेयर, कुछ भी नहीं है। हल्का सा उन्होंने सिर्फ एक टच किया, और सही बात है, क्योंकि जो उनको जिस तरह से उनको मिल रहा था काम, हो सकता है उनको लगा कि बिल्कुल सूख गया हो वो पूरी धारा, और शायद ये भी हो सकता है क्योंकि वो इतना विदेश में काम कर रहे हैं, उन्होंने इतने सारे, ही इज डूइंग सो मच वर्क ऑन आउटसाइड ऑफ द कंट्री, इन अमेरिका, तो हो सकता है उसकी वजह से भी लगा होगा कि काम मिल नहीं रहा है। तो वट एवर द रीजन, अगर उन्होंने बोला तो वो उनकी अपनी ओपिनियन है। तो क्या अब हम लोगों की ओपिनियन को भी बोलेंगे कि आपके पास ओपिनियन रहने का कोई वो नहीं होना चाहिए? डू यू हैव द राइट टू हैव एन ओपिनियन और नॉट? डोंट थिंक सो। हाँ, ऐसा लग रहा है। मतलब अगर हम 3 लोग यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, ओपिनियंस ही हैं, Yeah. हम अपना, मतलब हर एक चीज अगर फैक्ट चेक करेंगे तो फिर वो उसमें फिर जिंदगी में सार क्या रह जाएगा, है ना? तो कुछ ना कुछ हमारी अपनी लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी अपनी जिंदगी जिस तरह से हमने अपनी जी है, उसके हम थोड़ा सा अगर वो निकल के आता है तो वो ओपिनियन ही तो होगी। और अगर वो ओपिनियन कोई आदमी बोल रहा है जिसने आपको माँ तुझे सलाम जैसे गाने दिए हैं, लगान के या गाने, फिर लगान लगान का के वो गाने। पूरा वो पालन हारे, Yeah. तो अगर आप उस आदमी को बोल रहे हैं कि आप कि कैसे बोल सकते हैं और आप एंटी नेशनल हैं वगैरह वगैरह, तो ये और ये वही बोल रहे हैं ना कि आपको रामायण मिल रहा है, उसके बाद भी आप ऐसे कह रहे हो कि कम्युनल हाँ। एंगल है। बट ही सेड कि चाइनीज विस्पर मैंने सुना है। बट क्योंकि आप तो इंडस्ट्री को इतने अच्छे से जानते भी हो, एक तो इंडस्ट्री बदल भी गई है। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि A.R. रहमान को इसलिए भी काम नहीं मिल रहा होगा भी क्योंकि अब वो जिस तरह की म्यूजिक बनाते थे एक ज़माने में, अब शायद वो लोगों में क्लिक नहीं कर रही, क्योंकि जैसे छावा का म्यूजिक उन्होंने दिया और वो बहुत ज़्यादा हिट भी नहीं हुआ। सो बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आपको काम किस लिए मिल रहा है, किस लिए नहीं मिल रहा है। इसमें ये चीज़ बोल लूं। म्यूजिक
शायद हुआ ना हुआ हो, लेकिन छावा 2025 की सबसे बड़ी फिल्म है। अगर धुरंधर और छावा 2 फिल्में हैं, तो अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी म्यूजिक की वजह से नहीं हुआ या किस तरह से हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बस यही बोला था कि फिल्म जो है, और उन्होंने कोई नई बात नहीं बोली है। हमने सबने देखा है कि फिल्म किस पर थी, किस विषय पर थी, और उसका क्या आउटकम हुआ। तो अगर उन्होंने कुछ बोला तो नई बात तो नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो कि उन्होंने अपना खुद का अपना एक धर्म परिवर्तन इतना बड़ा मुद्दा बन गया, और जबकि सबको पता है ये बात, कितनी पुरानी बात है, कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन जैसे अद्रिजा ने बोला और हमने अभी सबने बात करी कि हर 2 सेकंड में अगर हमको ऐसा कुछ लगे कि ये तो हम आहत हो गए। इतने सारे मैंने ट्विटर पे, एक्स पर पढ़े कि आई एम हर्ट। अरे भाई, आप कौन होते हो हर्ट होने वाले, है ना? Also, I want to add just one thing here, the lived experience of any one community, वो बाकी लोग कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? If one particular community is feeling a certain way and somebody voices it out, बट इनका ये हो जाता है ना कि ये दे आर प्लेइंग विक्टिम कार्ड, आपको कुछ नहीं हो रहा है तो आप रिलीजियस एंगल से विक्टिम कार्ड खेलने लगते हो। ये क्रिटिसिज्म जो होता है इन लोग का ना, यही सब ट्रोल का जो काम रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है कुछ नई बात सोच लो यार। आई मीन ट्रोल्स भी थोड़ा सा कुछ अपने को स्कूल भेजें और वापस सोचे कि भाई आप कुछ नई चीज लेकर आओ, क्योंकि ये हो गया ना इन सब का, ये तो पुरानी चीजें हो गई। ट्रोलिंग भी एक एक्साइटिंग चीज होनी चाहिए, हमको कुछ नए तरीके की ट्रोलिंग दिखाइए। बेचारे को क्लैरिफिकेशन देना पड़ गया दूसरे दिन एक वीडियो। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, अपने शब्दों का चयन सोच समझ के किया कीजिए। तो अब लगता है देश में वही हो गया है, जो भी आप बोलो भाई बहुत नाप तोल के बोलो कि नहीं, या तो नहीं, अब ऐसा भी हो रहा है कि आपका जिस तरह से रिस्पांस मिलता, नहीं रिस्पांस नहीं, इसको मैं रिएक्शन बोलूंगी। ये नी जर्क रिएक्शन है, और ये नी जर्क रिएक्शन जिस स्पीड से और जिस with the ferocity with which it comes at you, I think people are going to be petrified, scared. डर है लोगों में, अब डर बैठता जा रहा है और गहराता जा रहा है कि अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो हमारे ऊपर इतना सारा गाज गिरेगी, तो फिर हम बोले ही ना। तो क्या ये चाहते हैं लोग कि लोग बोले ही नहीं? सोशल मीडिया पे तो होती भी चीजें बहुत ज्यादा है ना, एम्पलीफाई बहुत ऊपर लेवल पे हो जाती है। अभी मैं देख रहा था ये नोएडा में जो इंसिडेंट हुआ है, वो जो एक कार गिर गया, अब मतलब इट्स नॉट रिलेटेड टू फिल्म, बट द थिंग इज कि अब एक तो एक्सीडेंट हो गया, लोग सरकार को, अथॉरिटी को ब्लेम कर रहे हैं, तो दूसरे साइड वाले ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लड़का शराब पी करके गुड़गांव से निकला था, इस वजह से वो चला गया। फिर अब चूंकि उसके फादर ने कह दिया कि अगर योगी आदित्यनाथ से मैं मिल लेता तो थोड़ा ठीक होता, तो दूसरे साइड वाले कह रहे हैं कि आपका बेटा मर गया, आपको योगी आदित्यनाथ से मिलना है। मतलब नेशन ऑफ आउटरेज, जो अभी मैम ने कहा ना कि भाई नेशन ऑफ आउटरेज हम लोग हो गए, मतलब हर बात पे हम लोग गुस्सा कर देते हैं, क्योंकि इट इज द आउटरेज इकोनॉमी से आपको पैसे मिलते हैं, मुझे लगता है, या किस तरह का आपको कुछ ना कुछ एडवांटेज मिलता है, इसीलिए आप उसी के पीछे, उसी की आड़ में बोलते हैं। या फिर ये है कि हम लोग आउटरेज इकोनॉमी इज अ गुड टर्म। हाँ, दैट इज अ फैक्ट, इट्स अ वेरी गुड टर्म। सो या एक तो ये आउटरेज इकोनॉमी है मेरे हिसाब से, दूसरा ये भी है कि इतना हम लोग के पास खाली वक्त है, या दिमाग हमारे इतने खाली हो गए हैं क्या कि हम सिर्फ इसी के ऊपर इसी का पल्ला पकड़ के चलते हैं। क्यों नहीं है कि इस पर हम अब रोक लगाएं और थोड़ा सा आगे चले इससे, है कि नहीं? अब समय बदल चुका है, अब यही होगा। यही है, टेक इट और लीव इट। कमिंग टू गांधी अगेन, बेन किंग्सले की गांधी, जिसको ऑस्कर मिला था, बेन किंग्सले को भी मिला था। और ऑस्कर की बात है तो हमारी एक फिल्म शॉर्टलिस्ट हुई थी अभी कुछ दिन पहले ऑस्कर के लिए, होम बाउंड, बट वो रेस से बाहर हो गई है। क्यों बाहर हो गई शुभ्रा, और क्यों हमारी फिल्में जो है वो उस रेस में लास्ट जा करके भी हम लोग जीत नहीं पाते हैं? थोड़ा कुछ बताइए ऑस्कर का जो पूरा प्रोसेस है। 2 चीजें हैं जो आपने पूछी हैं। एक तो क्यों हो गई बाहर, क्योंकि बहुत सारी फिल्में होती हैं वो कंटेंशन में होती हैं, बहुत सारी फिल्में रेस में होती हैं, और जो जूरी इनको देख रही होती है फिल्म, ये जितनी भी उनके 15 फिल्म जो होती हैं, जो लास्ट 15 फिल्म्स में से जो रेकमेंड करके जो आती हैं, जो उसमें से नैरो डाउन करना होता है कल इस वाली डेट तक, उसमें
जो बाकी जो फिल्में आई हैं 4-5 जो हैं 5 फिल्में जो हैं वो जूरी को इनसे बेहतर लगी हो होम बाउंड से। हम इसके बारे में नहीं कह सकते कि ये कोई हमारा कोई कॉन्स्पिरेसी थियोरी है कि इंडिया को नहीं नीचे दिखाने के लिए है। ये हो सकता है कि जो जो 5 फिल्में उनमें से मैंने आई थिंक आई हैव सीन ऑल ऑफ देम। हो सकता है कि वो सारी की सारी फिल्में जो जूरी है और जो जूरी होती है वो ऑस्कर की वो बहुत बड़ी जूरी होती है। और जिस तरह का उनका पूरा एक सिस्टम होता है, बहुत सिस्टमैटिक ढंग से इस तरह की ये पूरी की पूरी फिल्म जो होती है पूरे साल उनका ये चलता है प्रक्रिया कि वो सारी की सारी इंटरनेशनल फिल्म जितनी भी have done a certain kind of business, have won certain kinds of awards, have won certain kinds of accolades, उन सबको वो नज़र में रखते हुए वो फिल्म को आपको नैरो डाउन करके एक 15 का लास्ट का देते हैं। और उसमें हमारी होम बाउंड आ गई थी। लेकिन ये जो लास्ट का जो मार्च में होता है ऑस्कर्स और ये जो जनवरी का जो डेट होता है उसमें ये नैरो डाउन करके वो लास्ट के जो होते हैं उसके लिए होता है, कट ऑफ होता है। तो उसमें से होम बाउंड उसमें अपने लास्ट 5 में नहीं पाया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि होम बाउंड की अपनी कोई वैल्यू कम होती है उससे, क्योंकि मार्टिन स्कॉर्सेज़ी जैसे फिल्म मेकर का उस पे प्रोड्यूसर होना और उन्होंने इसके बारे में बहुत सारी बातचीत करी है। जैसे स्कॉर्सेज़ी को स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई, उन्होंने डायरेक्टर नीरज घेवान के साथ बैठकर बहुत सारी बातें करी हैं जो आप अगर कहीं भी अगर चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। ही रियली लाइक द फिल्म, ही रियली लाइक द स्क्रिप्ट, ही वर्कड, मतलब उन्होंने नोट्स दिए जिससे नीरज ने उनको इनकॉर्पोरेट किया था अपनी फिल्म मेकिंग में। और जो फिल्म इन एंड ऑफ इट सेल्फ जो फिल्म है उसका वैल्यू कहीं भी नहीं जाएगा। और करण जौहर वाज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, उन्होंने कहा भी है कि इट्स बहुत मुश्किल काम है एक तरह का पूरे के पूरे लास्ट के 2-3 महीने होते हैं जिसमें ये जो ऑस्कर की रेस गरमाती है उसमें आपको स्क्रीनिंग्स करनी होती है, आपको जूरी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना होता है, आपको अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए, आपको बार बार उसी चीज़ पर करना होता है। आप आमिर खान से पूछ लीजिए, उसने लगान के लिए जब वो किया था कि कितना उन्होंने मेहनत करी थी। ये आपके जो आपकी ज़िंदगी के जो 2-3 महीने होते हैं वो सिर्फ इसी पर फोकस करना होता है कि इतनी बड़ी जूरी है, उनके पास इतने सारे फिल्म्स हैं, आप ये वाली फिल्म उन तक आप किस तरह से ले जाएं। और ये पूरा प्रोसेस बहुत कॉस्टली भी होता है। उन्होंने कहा कि ये फिल्म बनाने से ज्यादा आपको ये स्क्रीनिंग वगैरह का ही कॉस्ट बेयर करना पड़ जाता है, क्योंकि कौन करेगा ये, कोई वो ऑस्कर वाले आपको पैसा थोड़ी दे रहे हैं, आप खुद अपना पैसा लगा कर रहे हैं कि आप ये करें। एक बार आपको अवार्ड अगर मिल गया तो आपकी लाइफ बदल जाती है, ये तो सही है, लेकिन ये बात उतनी ही सही नहीं है कि अगर नहीं गए आप वहां तक कि आपकी लाइफ बदलेगी नहीं, है ना। उसका दोनों चीजें हैं। तो अगर होता तो हम बहुत खुश होते, और अगर नहीं हुआ तो थोड़ा दुख तो है डेफिनेटली, लेकिन इस फिल्म का जो ये जो इसकी जो जिंदगी है ये तो चलती रहेगी। जो ये फिल्म जिसके बारे में बात कर रही है, कास्ट और क्लास और जेंडर, आई थिंक ये तो बातें मतलब होती ही रहेंगी, होती रहनी चाहिए। जितनी बातें पूरे देश में पिछले साल धुरंधर की हुई है उतनी होम बाउंड की नहीं हुई, इस बात का अफसोस जरूर रहेगा, इवन आफ्टर ऑस्कर नॉमिनेशन को लेकर के। अफसोस तो इसी, अगर ये होता कि अगर आपको होम बाउंड आपको उतनी ही स्क्रीन्स में देखने को मिलती और उतना ही पुश मिलता, हम अगर 3.5 महीने अगर आप होम बाउंड को भी आप 8-8 10-10 शोज में देखते और उसकी आपको ऑडियंस बढ़ती हुई दिखती और आप ये डिसाइड कर लेते कि कितने भी लोग आए, इस वाले को तो मैं इस फिल्म को हम नहीं छोड़ेंगे, अगर तब ये होता तो मैं मानती कि हाँ कोई कंपैरिजन ही नहीं है, और छोटी सी फिल्म है, उसमें कोई खास बड़े स्टार्स नहीं हैं सिवाय जानवी कपूर के। दोनों
ईशान खट्टर और विशाल जेठवा को तो उन्होंने सिर्फ 2-3 वेब सीरीज किए थे, उनको इतना लोग जानते भी नहीं हैं। और नीरज घेवान जो डायरेक्टर हैं, उनकी मसान बहुत सराही गई थी, लेकिन वो भी कोई ऐसी बॉक्स कमर्शियली ऑफिस बहुत ज्यादा नहीं सक्सेसफुल थी ना। तो इस फिल्म का लोगों तक पहुंचना ही एक तरह से एक मिरेकल है मेरे हिसाब से। जितनी बात हुई इसके बारे में, वो भी एक बड़ी बात है। तो अगर वो चली जाती आगे, जैसे मैंने कहा, वो तो बहुत ही अच्छा होता। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जो ना भी हुआ उसमें भी कुछ अच्छा अच्छा होगा। ही होता हम तो शायद क्लोजेस्ट आई थिंक लगानी गई है ना लास्ट 5 में, अब इन द लास्ट या लगान हैज लास्ट बीन 5 लास्ट 5, फिर उसके बाद No Man's Land से आ गई थी। स्लमडॉग थी, लेकिन बट आप वो उसको अपनी इंडियन मूवी माने नहीं कह ना सकते। माने, हाँ वो सारे एक एग्जैक्टली एक्टर्स हाँ, तो उसमें और वो सारे के कहने सारे के लिए तो अपने ही गांधी भी थे। फिर हमारी मूवी है हाँ। क्योंकि हमारी कहानी लगान इन द लास्ट फ्यू इयर्स इट हैज बीन the closest. Okay, so with that we are coming to the end of this show. और ठीक है, वैसे तो मैं रिकमेंड करना चाह रहा था एक मूवी, मैं कर देता हूँ एक मूवी, चूँकि गांधी की हमने बात की है तो लोगों को लगे रहो मुन्ना भाई और मेकिंग ऑफ महात्मा ज़रूर देखनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप रिकमेंड करना चाहोगे कोई मूवी? मैं तो ये कहूंगी, जैसे मैंने बात करी थी, लोग भूल गए हैं, हे राम मुझे लगता है देखनी चाहिए। हाँ। उसमें एक आपको दिखेगा दूसरी तरफ वाला एंगल कि किस तरह से लोग गांधी को देख रहे थे। और बहुत अतुल कुलकर्णी ने वो प्ले किया है पार्ट, बहुत ही अच्छा पार्ट किया है उसने। He got national award for that. अच्छा ये मिला था मुझे, ये yeah. इतना याद नहीं है, लेकिन उसमें दिखाया है, उसमें उसमें ये नहीं दिखाया है कि वो कोई भगवान है या कोई जिनको पूजा करनी चाहिए। उनको दिखाया है कि हाँ, ही इज वेरी इम्पोर्टेंट, किस तरह से देश उनके कदमों पर चल रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन कदमों को रोकना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको एक तरह का बैलेंस देखना है तो वो हे राम देखनी चाहिए। अतुल कुलकर्णी वाज आई थिंक सावरकर से क्लोज उनका कैरेक्टर था, नॉट एग्जैक्टली सावरकर नाम नहीं था बट क्लोज कुछ वैसा ही था। नाम मुझे याद नहीं है कि एग्जैक्टली क्या है। अदिजा, डू यू वांट टू रिकमेंड एनीथिंग? आई आल्सो मेंशन पहले ही गांधी माय फादर, फादर, क्योंकि मुझे लगता है उसमें काफी एक इमोशनल सबटेक्स्ट गांधी का बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। पर्सनल रिलेशनशिप्स पे बात हुई है जो हम काफी हद तक वी डोंट गेट टू सी इन मोस्ट अदर मूवीज ऑन गांधी। पॉलिटिक्स पे, फ्रीडम स्ट्रगल पे ज्यादा फोकस होता है, तो ये मुझे थोड़ा अलग मुझे तो लगता है कि मिस्टर एंड मिसेस गांधी एक फिल्म बननी चाहिए। मिस्टर एंड मिसेस गांधी बननी चाहिए। आई एग्री, बननी चाहिए, क्योंकि उसमें पता लगेगा कि हाँ ये इन दोनों के रिलेशंस इंसान कैसे, पति कैसे, पता चलेगा, बीवी बताएगी इंसान कैसे। नहीं सही है, ये होना चाहिए। एक और मूवी आई थी, हमने उसके बारे में बात की, एक फिल्म आई थी मैंने गांधी को नहीं मारा, जॉन बरुआ की मूवी थी, वो भी बड़ी अच्छी मूवी थी। हाँ, वो भी देख सकते हैं। सो गांधी जी के डेथ एनिवर्सरी पे अदिजा का रिकमेंडेशन है गांधी माय फादर, शुभ्रा का रिकमेंडेशन है हे राम, और मेरे तरफ से आप मेकिंग ऑफ महात्मा एंड लगे रहो मुन्ना भाई। ऑफ कोर्स एक बार रिविजिट कर दीजिए, अगर लाइफ में सैडनेस ज़्यादा हो गया तो वो फिल्म देखिए, आपको हंसी आएगी। सो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का पॉडकास्ट। अगले वीक फिल्म में रहेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।